पॉइंट टू लर्न चैनल के हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जी स्वागत है। आज का हमारा ये जो गहन विश्लेषण है, जिसे हम अपनी भाषा में डीप डाइव कहते हैं, ये बहुत ही खास होने वाला है। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प विषय है आज का। हाँ, और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1857 से 1947 तक के कंप्लीट रिवीजन नोट्स वाले स्लाइड डेक पर आधारित है, जो कि बहुत ही विस्तृत नोट्स हैं। सही कहा। और हमारा मिशन आज सिर्फ तारीखी रचना नहीं है, मतलब वो तो हम किताबों में भी पढ़ सकते हैं। हाँ, रटने से बात नहीं बनेगी। हमारा मकसद ये समझना है कि दुनिया के इतने विशाल ब्रिटिश साम्राज्य को, जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उसे घुटनों पर झुकने के लिए कैसे मजबूर किया गया। ये चर्चा यूपीएससी, पीसीएस या एसएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए एक मास्टर क्लास की तरह होने वाली है। बिल्कुल, एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन मिलेगी उन्हें। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम 1857 के विद्रोह की बात करते हैं तो अक्सर उसे ही आजादी की पहली बड़ी लड़ाई मान लिया जाता है। देखिए, ये एक बहुत ही आम धारणा है और 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश सत्ता को हिलाकर रख दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। उसने एक आधारशिला जरूर रखी। हाँ, एक शुरुआत तो थी ही। पर अगर हम इन नोट्स को गहराई से देखें तो उस समय जन भावनाएं तो थीं, लेकिन जो असली संगठित राष्ट्रवाद होता है ना, जिसे हम ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म कहते हैं, वो गायब था। मतलब कोई एक दिशा नहीं थी? बिल्कुल नहीं, सब अपने अपने स्थानीय कारणों से लड़ रहे थे। तो इतिहासकार यही मानते हैं कि असली सुसंगठित शुरुआत असल में 1885 में हुई, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जी, 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही पूरे भारत को एक मंच मिला। और यहीं से 1885 से 1905 तक का वो दौर शुरू होता है जिसे हम नरम दल या उदारवादी चरण कहते हैं, द मॉडरेट्स। हाँ, पर इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए ना मुझे एक चीज बहुत उलझाती है। क्या बात? मतलब इस दल में दादा भाई नौरोजी, WC बैनर्जी और GK गोखले जैसे बहुत ही पढ़े लिखे नेता थे, लेकिन उनके तरीके क्या थे? याचिकाएं और प्रार्थना पत्र। वही तो, वो याचिकाएं दे रहे थे, लेख लिख रहे थे, उन्हें अंग्रेजों के न्याय पर भरोसा था और वो बस प्रशासन में थोड़ी भागीदारी मांग रहे थे, पूर्ण आजादी नहीं। हाँ, ये बात आज थोड़ी अजीब लगती है। मुझे तो ये तरीके बहुत कमजोर लगते हैं। मेरा सवाल ये है कि मतलब जिसने आप पर कब्जा किया है उसी से न्याय की भीख मांगना, ये क्या बात हुई? यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि ये कमजोरी नहीं थी। अच्छा। बिल्कुल, इसे हमें इकोनॉमिक नेशनलिज्म या आर्थिक राष्ट्रवाद के उदय के रूप में देखना चाहिए। दादा गोई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत याद है? हाँ, धन निष्कासन का सिद्धांत। सही कहा। उन्होंने पहली बार कागजों पर आंकड़ों के साथ ही साबित कर दिया कि ब्रिटिश राज कोई भलाई नहीं कर रहा है, बल्कि भारत का बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आर्थिक शोषण कर रहा है। मतलब उन्होंने अंग्रेजों का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। जी, उन्होंने बताया कि कैसे भारत का ये पैसा टैक्स के रूप में वसूला जाता है और उसी पैसे से हमारा कच्चा माल खरीदकर ब्रिटेन भेजा जाता है। ओहो, मतलब अपनी जेब से एक पैसा नहीं लगा रहे थे वो लोग? बिल्कुल नहीं, और ये बात आम जनता को समझाना बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन देखिए, जब दशकों तक याचिकाओं का कोई असर नहीं हुआ तो निराशा तो आनी ही थी ना। वो तो स्वाभाविक था। और फिर 1905 में कर्जन ने फूट डालो और राज करो के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया। वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, मुझे लगता है इसके बाद ही आंदोलन का पूरा लहजा ही बदल गया। बिल्कुल बदल गया। याचिकाओं से बात नहीं बनी तो 1905 से 1919 का जो समय है वो उग्रवादी चरण यानी एक्सट्रीमिस्ट फेज बन गया, जिसे हम गरम दल कहते हैं, लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष वाला दौर। एकदम सही। और इसी दौर में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। अब बात सिर्फ चिट्ठियां लिखने की नहीं थी, विदेशी वस्तुओं का सीधा बहिष्कार होने लगा। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। हाँ, और अपनी आत्मशक्ति पर जोर दिया गया। इसी समय तिलक ने वो मशहूर नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा तो हर भारतीयों को याद है, पर मैं यहाँ नरम दल और गरम दल की थोड़ी तुलना करना चाहूंगी। जी बताइए। एक तरफ याचिकाएं थीं तो दूसरी तरफ निष्क्रिय प्रतिरोध यानी पैसिव रेजिस्टेंस था। नरम दल में ज्यादातर जमींदार या उच्च वर्ग के लोग थे, जबकि गरम दल ने छात्रों और आम जनता को जोड़ लिया था। यही स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता थी।
ये गांधी पूर्व युग का सबसे सफल जन आंदोलन था, जिसमें आम लोग जुड़े। हाँ, और पहली बार महिलाओं और छात्रों ने इतनी भारी संख्या में घरों और हॉस्टलों से निकलकर सड़कों पर प्रदर्शन किया था। ये तो सच में बहुत बड़ी बात थी उस जमाने के हिसाब से। बिल्कुल। पर फिर 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। हाँ, नरम दल और गरम दल अलग हो गए। जी, जिससे आंदोलन थोड़ा धीमा पड़ गया। अब देश को एक ऐसे जननेता की जरूरत थी जो पूरे भारत को, हर वर्ग को एक सूत्र में बांध सके। और यहीं से भारतीय इतिहास में गांधीवादी युग की शुरुआत होती है, जो 1919 से 1947 तक चला। गांधी जी के जो शुरुआती प्रयोग थे, जैसे 1917 का चंपारण सत्याग्रह, जहां उन्होंने तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ आवाज उठाई, जो भारत में उनका पहला सविनय अवज्ञा प्रयोग था। बिल्कुल। फिर 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल, जहां उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की और मजदूरों का वेतन 35% बढ़वाया। और उसी साल खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ। हाँ, जो पहला असहयोग था। इसके बाद तो उन्होंने 3 बहुत बड़े आंदोलन खड़े किए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें दांडी मार्च शामिल था, और फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? मैं 1920-22 के असहयोग आंदोलन के बारे में सोच रही हूँ। वो आंदोलन अपने चरम पर था। अंग्रेज पूरी तरह दबाव में थे, बहुत भारी दबाव में थे। लेकिन फिर चौरी चौरा की एक हिंसक घटना हुई, जहाँ एक थाने में आग लगा दी गई, और उसके तुरंत बाद गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन वापस ले लिया। जी, मतलब क्या ये आजादी की लड़ाई के लिए एक बहुत बड़ा झटका नहीं था? उस वक्त तो सबको लगा होगा कि आजादी बस मिलने ही वाली है। देखिए, बहुत से युवा नेता उस वक्त निराश हुए थे। सुभाष चंद्र बोस और नेहरू ने भी इस फैसले पर हैरानी जताई थी। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे अहिंसा और सत्य के जो गांधीवादी हथियार थे, उनका बहुत गहरा रणनीतिक महत्व था। रणनीतिक महत्व? मैं समझी नहीं। अगर भीड़ हिंसक हो जाती तो ब्रिटिश सरकार को सेना बुलाकर निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का एक कानूनी बहाना मिल जाता। वो कहते कि ये लोग तो हत्यारे हैं, इसलिए हमने गोलियां चलाई। बिल्कुल। गांधी जी जानते थे कि आंदोलन को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए हमारे पास नैतिक उच्च भूमि, जिसे मॉरल हाई ग्राउंड कहते हैं, उसका होना बहुत जरूरी है। मतलब उन्होंने अंग्रेजों को दमन करने का वो बहाना ही नहीं दिया। सही कहा। उन्होंने आंदोलन को बचा लिया, भले ही उसे कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। ये नजरिया वाकई बहुत दिलचस्प है, लेकिन हर कोई तो इस शांतिपूर्ण विरोध से सहमत नहीं था ना? जाहिर है, युवाओं का खून खौल रहा था। और यहीं से मुख्य धारा के समानांतर एक और धारा निकली, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, द रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। हाँ, इन युवाओं का सीधा मानना था कि आजादी शांति से नहीं मिलेगी, इसे तो ताकत से छीनना पड़ेगा। अगर हम इसके शुरुआती चरण की बात करें, जो 1900 के दशक में था, तो वहां अनुशीलन समिति और अभिनव भारत जैसे संगठन थे, जो व्यक्तिगत वीरता और गुप्त हत्याओं पर केंद्रित थे। जी, लेकिन 1920 के दशक तक आते आते इसमें बड़ा वैचारिक बदलाव आया। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन हुआ। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का दौर। बिल्कुल। और इस दौर की घटनाएं बहुत अहम हैं, जैसे 1925 की काकोरी ट्रेन डकैती और 1928 में सैंडर्स की हत्या। हाँ, और फिर 1929 का केंद्रीय असेंबली बम कांड, जहां भगत सिंह ने पर्चे फेंके थे जिन पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। उन्होंने जानबूझकर खाली जगह पर बम फेंका था ताकि किसी की जान ना जाए, बस सरकार तक आवाज पहुंचे। अगर मैं इन दोनों धाराओं की तुलना करूं, तो अगर गांधीवादी आंदोलन एक धीमी लेकिन लगातार बहने वाली नदी थी जो ब्रिटिश शासन की नींव खोखली कर रही थी। बहुत सुंदर एनालॉजी है। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद वो डायनामाइट था जिसने उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आपकी ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। हाँ। इन दोनों धाराओं के बीच भारी वैचारिक मतभेद थे। एक तरफ अहिंसा और ग्राम स्वराज था, तो दूसरी तरफ समाजवाद और साम्राज्यवाद का कड़ा विरोध। रास्ते बिल्कुल अलग थे, पर देखिए, दोनों का अंतिम लक्ष्य तो एक ही था ना, पूर्ण स्वतंत्रता। ये बात तो है। और लक्ष्यों की समानता और रास्तों के टकराव की बात हो तो मुझे लगता है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस से बड़ा उदाहरण कोई और हो ही नहीं सकता। वो इतिहास का सबसे रोचक अध्याय है। हाँ, 1942 में मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज INA का गठन किया और 1943 में बोस ने इसकी कमान संभाली। बोस की रणनीति बहुत साफ थी,
दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसीलिए उन्होंने धुरी राष्ट्रों यानी जर्मनी और जापान से गठबंधन किया और उनका वो नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उस नारी ने पूरे देश में एक अलग ही ऊर्जा भर दी थी। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा मतलब है दोनों के बीच इतने भारी वैचारिक मतभेद थे। एक तरफ अहिंसा थी, दूसरी तरफ सैन्य बल। एक कुटीर उद्योग चाहता था, दूसरा भारी औद्योगिकरण। बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि बोस ने ही सबसे पहले रेडियो पर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। जी, 1944 में आजाद हिंद रेडियो से। ये तो आपसी सम्मान की पराकाष्ठा थी। यही तो हमारे नेताओं का बड़प्पन था। और आईएनए का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो युद्ध के मैदान से ज्यादा 1945 के रेड फोर्ट ट्रायल्स में दिखा। लाल किले के मुकदमे। हाँ, अंग्रेजों ने आईएनए के अधिकारियों पर लाल किले में मुकदमा चलाया, पर इसका उल्टा असर हुआ। कैसा असर? इन मुकदमों के कारण पूरे देश में उबाल आ गया और सबसे बड़ी बात, अंग्रेजों को यह समझ आ गया कि अब वे ब्रिटिश भारतीय सेना की वफादारी पर भरोसा नहीं कर सकते। भारतीय सैनिक अब आईएनए के समर्थन में आ गए थे। और सेना का बागी होना तो किसी भी साम्राज्य के लिए आखिरी कील होती है। बिल्कुल। अब मैं नोट्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर आना चाहूंगी। जी बताइए। हम अक्सर बड़े बड़े नेताओं की बात करते हैं, लेकिन इस पूरी लड़ाई की रीढ़ वो आधी आबादी थी जो अपने घरों से बाहर निकल आई थी। आप महिलाओं की भागीदारी की बात कर रही हैं? हाँ, नारी शक्ति। उन्होंने नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की और गुप्त गतिविधियां भी की, हथियारों की तस्करी से लेकर समाज सुधार तक। ये जो एग्जाम फ्लैश कार्ड्स वाला हिस्सा है स्लाइड में, इसे पढ़कर तो मैं रोमांचित हो गई। इसमें उषा मेहता का जिक्र है। 1942 का कांग्रेस रेडियो। हाँ, उन्होंने जो भूमिगत रेडियो, अंडरग्राउंड रेडियो चलाया, वो तो किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं लगता। रोज ट्रांसमीटर की जगह बदलना ताकि पुलिस पकड़ ना ले। बहुत बहादुरी का काम था। और भी कई प्रमुख नाम हैं, जैसे सरोजिनी नायडू जो 1925 में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अरुणा आसफ अली भी, जिन्होंने 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया था। जी, और बंगाल की वो क्रांतिकारी महिलाएं प्रीतिलता वदेदार और बीना दास, जिन्होंने सीधे हथियारों से अंग्रेजों का सामना किया। इन सब के योगदान को हम भुला नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हुआ, वो किसी एक घटना का नतीजा नहीं था। वो कई सारी धाराओं का संगम था, कन्वर्जेंस। इसे ऐसे देख सकते हैं। पहला, गांधीवादी जन आंदोलन, जिसने ब्रिटिश शासन की वैधता और उनके आर्थिक आधार को नष्ट कर दिया और जनता का डर खत्म किया। दूसरा, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, जिसने अधिकारियों में खौफ पैदा किया और युवाओं में बलिदान की भावना भरी। और तीसरा, आईएनए और नौसेना विद्रोह, जिसने 1945-46 के बाद भारतीय सैनिकों की वफादारी को खत्म कर दिया, जो असल में भारत छोड़ने का सबसे तात्कालिक कारण बना। मतलब इन सभी के सामूहिक दबाव ने ही अंग्रेजों को जंजीरें तोड़ने पर मजबूर किया। 100%। वाकई ये सब समझना बहुत जरूरी है। और दर्शकों के लिए मैं यहाँ एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर इन धाराओं में से कोई एक भी गायब होती, मतलब कोई एक हिस्सा ना होता। हाँ, अगर केवल याचिकाएं होती या मान लीजिए केवल सशस्त्र विद्रोह होता, वो भी बिना जन समर्थन के, तो क्या 1947 में आजादी का स्वरूप वही होता जो आज है? क्या आजादी इतनी जल्दी मिल पाती? ये बहुत ही गहरा सवाल है सोचने के लिए। सच में इस पर विचार करना बनता है। तो दर्शकों, अगर आपको हमारा ये पॉइंट टू लर्न का रिवीजन वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें कि आपको ये डीप डाइव कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो से जुड़ते रहें।